साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं समान अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का एक टॉपिक देखने के लिए। और आज देखेंगे जो मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत के द्वीप समूह की चर्चा किया था। तो द्वीप समूह में जो हमने बात किया उसमें लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैंने आपके सामने समझाया मैप के माध्यम से। तो वो दो मुख्य द्वीप समूह है भारत का, लेकिन उसके अलावा भी कई छोटे बड़े और भी बहुत महत्वपूर्ण द्वीप हैं और उनसे सवाल एग्जाम में बार बार समान अध्ययन के तौर पर समान जागरूकता के रूप में अक्सर पूछा जाता है। तो आज मैं एक द्वीप समूह का एक एकत्रित वीडियो, समग्र वीडियो या मास्टर वीडियो कह सकते हैं, जिसमें मैंने उन सभी द्वीपों को शामिल कर दिया है जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से एक दो सवाल हर एग्जाम में पूछा जाएगा। और ध्यान रखना है कि द्वीप समूह में अगर इतना आप कमांड कर लेते हैं तो भारतीय परिक्षेत्र से संबंधित जो भी द्वीप हैं इससे रिलेटेड इससे ज्यादा प्रश्न किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो चलिए उसी को हम पहले तो द्वीप समूह जो पढ़ा हमने दो उसका हम एक ब्रीफ देंगे और फिर उन अन्य द्वीपों की बात करेंगे जिसके बारे में आजकल एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जा रहा। तो हमने कहा कि भारत में दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह, एक द्वीप समूह जो यहां पर है जिसका नाम है लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह के बारे में मैंने डिटेल से सब कुछ बता दिया। अब हम वो बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उसी को और एक अलग रूप में प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसको ध्यान दें और पूरे मैप में जो जो चीज दर्शाया गया है आप अगर नोट्स इसका बना लें अपने माध्यम से वीडियो देख करके, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इवन की मेंस एग्जाम जो होता है बीपीएससी का, जो अभी 64वीं हुआ है, काफी लड़कों का रिजल्ट भी है 64वीं मेंस का, तो 65वीं आने वाला है, 65वीं का मेंस होने वाला है, 66वीं का पीटी होने वाला है। तो सब में ये बहुत काम करेगा और ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल होगा उनके लिए तो और ज्यादा ये रामबाण की तरह काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो लक्षद्वीप में हमने बताया था कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है और इसका निर्माण परवाल या मूंगा से हुआ और इसको अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाता है। और इसमें हमने कहा था कि 36 द्वीप हैं जिसमें सब पर मानव नहीं रहता, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण द्वीप हमने बताया था, उसको ध्यान रखना। पहला द्वीप है बिट्रा द्वीप, दूसरा कावारत्ती और तीसरा मिनिकॉय द्वीप। और तीनों एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा। तो बिट्रा ध्यान रखना है कि इन द्वीप समूह में सबसे छोटा द्वीप है, मतलब लक्षद्वीप के अंतर्गत सबसे छोटा द्वीप है, इसलिए हमने इसको चर्चा किया। उसके अलावा ध्यान रखना है कि कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? कावारत्ती। और जबकि इस द्वीप समूह में जो ये है इसका सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। तो सबसे बड़ा मिनिकॉय, सबसे छोटा बिट्रा और इसकी राजधानी एक अलग द्वीप है जिसको कावारत्ती कहते। और ये ध्यान रखना ये लक्षद्वीप समूह भारत के मुख्य भूखंड के पश्चिम में और अरब सागर में या हिंद महासागर में कह सकते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित ये द्वीप समूह है जो मुख्य रूप से हिंद महासागर या अरब सागर के दक्षिण वाले भाग में मौजूद है। और इसमें हमने चर्चा किया था दो महत्वपूर्ण चैनल का। तो दो महत्वपूर्ण चैनल जो हमने कहा था, समुद्री मार्ग होता है, रास्ता होता है जिससे समुद्री जहाज आते जाते हैं। ये केरल है, केरल में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है बंदरगाह कोच्चि, और कोच्चि पर जहाज जो आवागमन होता है इधर से वो इस चैनल के माध्यम से पहुंचता है। और ध्यान रखना है ये चैनल है 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री 9 डिग्री बार बार पूछेगा और ये चैनल इस द्वीप समूह के बीचों बीच गुजरता। अब यहां ध्यान देना कि ये तो भारत का लक्षद्वीप समूह और नीचे में एक देश है मालदीव। तो मालदीव भारत के नीचे में है, लक्षद्वीप के भी नीचे में है हिंद महासागर। अब मालदीव एक छोटा सा देश है और ये हमसे नजदीक है पड़ोसी देश के रूप में। अब यहां ध्यान रखना है कि 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। तो ये ध्यान रखना अक्सर पूछेगा एग्जाम में कि भारत और मालदीव अलग है किस चैनल के द्वारा? तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा। या पूछ दे कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच जो चैनल है वो कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल। इसके अलावा ध्यान रखना है
कि मिनिकॉय और जो राजधानी है कावरत्ती लक्षद्वीप की, इसके बीच जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को कावरत्ती से क्या करता है, अलग करता। तो ये लक्षद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखना, और इतना ही आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो हम अलग से लक्षद्वीप का वीडियो दे चुके हैं, जो आप पीछे प्लेलिस्ट में जा करके लक्षद्वीप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको ध्यान रखें। अब आगे चलें तो दूसरा जो द्वीप समूह है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो आपको बना चुका हूं, ऑनलाइन क्लास दे चुका हूं। अब उस वीडियो के बाद मैंने फिर से इसको बनाया ताकि आप इसको ध्यान दें, और इससे अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा जाता। तो हमने कहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है। यहाँ 36 द्वीप है, यहाँ 572 द्वीप, लेकिन 572 हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर उसको संग्रह कर दिया, एकत्रित कर दिया, और इसमें आपको 7 महत्वपूर्ण द्वीपों का नाम याद रखना, जिसमें 4 जो है अंडमान में है और 3 जो है निकोबार में। और ध्यान देना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 572 द्वीप, इसमें ऊपर वाला भाग अंडमान है और नीचे वाला भाग निकोबार। और ध्यान रखना है कि ये ऊपर में जो 4 है ये अंडमान का हिस्सा है, और ये नीचे जो हमने 3 दिखाया महत्वपूर्ण, ये निकोबार। और यहां सब में लगा हुआ अंडमान 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 अंडमान, यहां लगा हुआ निकोबार निकोबार निकोबार। तो दक्षिण वाला भाग निकोबार है, उत्तर वाला भाग अंडमान है, और ये द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण। और हमने कहा था पिछले वीडियो में भी, ये जो अंडमान निकोबार का डिवीजन है वो एक बीच में समुद्री मार्ग है, ये 10 डिग्री है। तो ये याद रखना है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और ये 10 डिग्री। और 10 डिग्री चैनल एकदम बीचों बीच गुजरा है, किसके, अंडमान के और निकोबार के। तो एग्जाम में पूछ देगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है या बांटता है 2 हिस्से में, कौन चैनल, तो 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान निकोबार तो मोटा ऑप्शन हो गया, मोटा मतलब जो किसी को भी दिख जाए, और अक्सर लोगों को ये याद रहता। लेकिन आजकल क्वेश्चन को कठिन करने के लिए एग्जामिनर कुछ ऑप्शन को चेंज करता है, ऑप्शन बदल देता है, और जब विकल्प बदलेगा तो आप अगर गहराई से नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम या समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि थोड़ा सा चीजों को देखने का नजरिया बदले, एक पारखी नजर रखें, एक ऐसा नजर रखें जो आप चीजों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल सके। सुपरफिशियली हम बार बार कह रहे हैं, ऊपर से पढ़ने से नहीं होता है, आप डेरिवेशन करें। घी प्राप्त करने के लिए दही को मथना पड़ता, क्योंकि घी ऊपर से नहीं दिखता। लेकिन जिसको पता है कि दूध में जाओ जोड़न मिलाकर दही बना दें, और दही को मथेंगे तो जो असली चीज है वो बाहर निकल आएगा, जिसको हम घी कहते हैं, मक्खन कहते हैं। और वही सबसे मेन पार्ट है दूध का, मिल्क का। उसी तरह से जो पढ़ने के लिए जो दिखता है वो तो सामने दिख ही रहा है, लेकिन इसमें से अगर हमारा पास वो कला आ जाए कि हम उसके अंदर की चीजों को बाहर निकाल पाए, क्योंकि वही चीज एग्जाम में पूछेगा। और यही आपको पारखी नजर डेवलप करना है, एक स्किल डेवलप करना है कि हम कैसे अंदर की चीजों को बाहर निकाल पाए, डिराइव कर सके। तो ये ध्यान रखना, यहां हमने कहा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा, लेकिन अंडमान में एक जो सबसे नीचे अंडमान है वो है, ये नाम है लघु अंडमान। और लघु अंडमान और ये निकोबार का सबसे ऊपर कौन है, कार निकोबार। तो ध्यान रखना है कि 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को भी अलग करता। अगर पूरा दे देगा तो पूरा अंडमान भी आंसर होगा, पूरा निकोबार भी आंसर होगा। लेकिन अगर सबसे दक्षिण वाला देखें तो सबसे दक्षिण में लघु अंडमान है, अंडमान का, और निकोबार के ऊपर में कार निकोबार। तो निकोबार में 3 निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। जबकि अंडमान में सबसे उत्तर वाला को उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के जस्ट नीचे दक्षिण में उसको मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के दक्षिण में उसको दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे जो अंडमान है वो लघु अंडमान। तो ये 4 अंडमान, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच से ये 10 डिग्री चैनल गुजरा है, जिससे अक्सर समुद्री व्यापारिक मार्ग का काम होता। अब यहां ध्यान रखना है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर जो वाला सागर होता है इसको अंडमान सागर कहते हैं। ये कभी कभी पूछ दे, तो ये अंडमान सागर है किधर, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में क्या है, तो ये जो है ये बंगाल
की खाड़ी है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली हमने कहा डेरिवेशन पूछ देगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित कहां है, तो दो सागर के बीच में, किधर किधर, तो इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अंडमान सागर, ऊपर में अंडमान है, नीचे में निकोबार। यहां पर एक चैनल 10 डिग्री चैनल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया आपको। अब यहां ध्यान दें कि इधर जो चल रहे हैं, तो ये भारत का मैप बना हुआ है पूरा, ये भारत का हमने मेन भूखंड को दिखा दिया, कुछ राज्यों को भी दिखाया जो तटवर्ती राज्य हैं, जो समुद्र को टच कर रहे हैं। बीच वाले राज्यों को मैंने नहीं दिखाया, चूंकि द्वीप दिखाना था, तो द्वीप दिखाने के लिए तट के आसपास द्वीप है, इसलिए हमने तट के राज्यों को यहां प्रदर्शित किया आपके लिए। अब यहां ध्यान देना है कि ये भारत का पूर्वोत्तर भारत है, ये बर्मा, ये बीच में बांग्लादेश घुसा हुआ है, तो ये बर्मा, म्यांमार, ये वाला पार्ट इधर, इसके ये भारत का पूर्वोत्तर भारत, ये पश्चिम बंगाल है ये पूरा, और बीच में बांग्लादेश है, तो ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान दें कि यहां ये बर्मा जो है, म्यांमार, इसी का एक द्वीप है यहां, कोको द्वीप, तो ध्यान रखना। और कोको द्वीप के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था, और कोको द्वीप बर्मा का है, ये है भारत के बंगाल की खाड़ी के रेंज में है, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकार किसका है, बर्मा का। अब कोको द्वीप और अंडमान को अलग करने के लिए एक चैनल है जिसका नाम कोको चैनल। तो कोको चैनल किसको अलग कर रहा है, भारत को और बर्मा को, या यह ऑप्शन देगा तो कोको द्वीप को, उत्तरी अंडमान को। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच से जो चैनल है उसका नाम इस कोको द्वीप के कारण कोको चैनल, तो ये ध्यान रखना। अब नीचे चलें तो यहां पर ये अंडमान निकोबार के नीचे चले आए, तो ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, सबसे ज्यादा द्वीप है यहाँ, एक ऐसा देश है जिसमें कुल मिलाकर के लगभग 14,000 द्वीप है, छोटे बड़े बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण द्वीप जावा और सुमात्रा। अब यहां ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया के सबसे जो ये वाला पॉइंट है जो जस्ट हमारे निकोबार के, ग्रेट निकोबार के पास है, नाम है आचे, और आचे और ग्रेट निकोबार के बीच में एक चैनल गुजरता है, समुद्री मार्ग, जिसका नाम ग्रेट चैनल। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछेगा। तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में, या आचे और ग्रेट निकोबार के बीच में एक समुद्री मार्ग, तो ये कोको चैनल और ग्रेट चैनल दोनों को ध्यान रखना, 10 डिग्री चैनल। अब यहां पर बात करें इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो कई महत्वपूर्ण तथ्य हम चर्चा कर चुके हैं, और इसको हम सबको एक जगह आपके लिए ले आकर आए हैं कि आपको अब कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, आप वीडियो देखें और इसके तथ्यों को याद रखें तो आप सारा आंसर कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दें कि हमने कहा था कि ये सबसे उत्तर वाला अंडमान, और सबसे उत्तर वाला अंडमान को उत्तरी अंडमान कहा गया, और उत्तरी अंडमान में ही सैडल पीक है, हमने बताया था, जिसका दूसरा नाम कल्याण शिखर भी है। और सैडल पीक, सैडल पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी, अर्थात ये पूरे अंडमान निकोबार में सबसे जो ऊंचा स्थान है ये सैडल पीक है। और सैडल पीक किस अंडमान में है, तो उत्तरी अंडमान में, जिसकी कुल ऊंचाई हम बता चुके हैं, कितना, कोई बता सकते हैं? तो सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जो चीज बताई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य अंडमान, इसलिए हमने लिख दिया सबसे बड़ा। तो सबसे लार्जेस्ट जो द्वीप है वो कौन है, मध्य अंडमान। तो ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा कौन, मध्य अंडमान। अब मध्य अंडमान के जस्ट नीचे कौन है, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान जो है इसी पर पोर्ट ब्लेयर शहर, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी। तो अक्सर पूछ देगा कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी अंडमान पर। तो दक्षिणी अंडमान जो द्वीप है इसी पर पोर्ट ब्लेयर शहर है, जहां इसका कैपिटल, राजधानी का सारा काम होता है, प्रशासनिक कार्य यहीं से इस द्वीप समूह का निर्धारित होता है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण बात। अब यहां हमने कहा था कि ये भारत का हिस्सा, ये इंडोनेशिया, इसको नहीं देखना है। अगर यहां आए तो ये भारत का इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट जिसका दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट में, अंग्रेज लोग इसको पिग्मेलियन कहते थे, बाद में इंदिरा गांधी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम पार्ट है। ये मैप में हम थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम बना नहीं पाए नीचे, लेकिन ध्यान रखना ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। यहां पर जो पॉइंट होता है
ये वाला पॉइंट भारत का मेन लैंड का सबसे दक्षिण में, इसके नीचे भारत नहीं है, समुद्र है। तो ये जो होता है ये कितना है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है उत्तरी अक्षांश में। और ये जो है इंदिरा पॉइंट ये 6 डिग्री 4 मिनट पर है। तो ये ध्यान रखना, मतलब उससे 2 डिग्री नीचे है इंदिरा पॉइंट, और इसलिए ये भारत का सबसे सौदर्न पॉइंट है, इससे नीचे फिर भारत नहीं। तो 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट यहां, और इंदिरा पॉइंट है किसमें, तो ग्रेट निकोबार में। ये ध्यान रखना, जिसको बड़ा निकोबार भी दे देता ऑप्शन, ग्रेट मतलब बड़ा, बृहद भी लिख देता है। तो ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है, और ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार का सबसे नीचे वाला पॉइंट है। अंग्रेज लोग इसी को क्या कहते थे, पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। और ये इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिण में, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना, तो 6 डिग्री 4 मिनट। जबकि भारत में ये तमिलनाडु कन्याकुमारी, यहां पर क्या है, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। तो ये मेन लैंड का सबसे दक्षिण है, और पूरे भारत का अगर सबसे दक्षिण कहेंगे तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। तो इतना चीज आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ध्यान रखना। अब आगे चलें तो इसके अलावा कई महत्वपूर्ण द्वीप है जो अक्सर एग्जाम में पूछता, चर्चा में रहता है, विवादित विषय है बहुत सारा। कई साइंटिफिक वैज्ञानिक कार्य होते हैं जिसकी वजह से अक्सर न्यूज में बना रहता, और इसलिए जो भी चीजें न्यूज में बनी रहे, समाचार में रहे, चर्चा में रहे, एग्जाम में तो वही चीज पूछता। हम बार बार कह रहे हैं कि ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से जोड़कर पूछा जाता है सवाल, इसलिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सवाल कठिन हो जाता है, क्योंकि ये साधारण पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको समय समय पर अपडेट करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर से जोड़ करके चीजों को देखना हो। अब यहां चलें तो ऊपर से चलते हैं इधर, धीरे धीरे हम जो भी द्वीप है सब इधर चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा भारत, ये नेपाल, नेपाल के ऊपर तिब्बत, तिब्बत के ऊपर चीन, बीच में बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, ये भारत का, इधर कश्मीर, इधर लद्दाख। बहुत सारा चर्चा में है, आगे हम लोग अगले वीडियो में, आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे बहुत सारी बातें को, लेकिन आज हम द्वीप पर चर्चा कर रहे हैं तो द्वीप पर ही फोकस करना। अब चलते हैं, तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य है, ये वाला राज्य उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के बाद यूपी है, यूपी के बाद बिहार है, ये पश्चिम बंगाल। तो यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री। जब नदी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका नाम आएगा, गंगोत्री को गौमुख भी कहते हैं। यहीं से गंगा निकली है, तो गंगा का ये उद्गम है। ये गंगा ऐसे उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती। तो गंगा का बहाव दिखाया हमने ब्लू वाले मार्कर से। अब गंगा बिहार तक तो आई, पटना से होते हुए, भागलपुर होते हुए जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो ये बढ़ती है 2 शाखा में। एक शाखा ऐसे चला गया बांग्लादेश, और एक शाखा इधर बांग्लादेश में आता है। तो इसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा ही है लेकिन यहाँ पद्मा कहलाती है, यहाँ पर भागीरथी कहलाती है, इधर बीच में गंगा कहलाती है। अलग अलग नाम है बहुत सारा, गंगा का कई नाम जो हम लोग नदी चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दें कि ये बिहार से जब आ गया ये पश्चिम बंगाल में, तो इसी का शाखा फूटा, एक शाखा चला गया बांग्लादेश पद्मा नदी के रूप में, और ये फूटा, इस जब फूटता है अलग शाखा बढ़ती है तो इस नदी का नाम हो जाता है हुगली नदी। तो एग्जाम में पूछेगा कि हुगली नदी किस नदी की शाखा है, तो गंगा की शाखा। या हुगली नदी बहती है किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल। तो यही गंगा आ रही थी, बटी और दक्षिण की तरफ मुड़ी, तो दक्षिण की तरफ मुड़ी तो कहलाई हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे यहाँ कलकत्ता शहर बसा हुआ, हुगली नदी के मुहाने पर ही कलकत्ता है। अब यहां ध्यान रखना है कि इस जगह पर 2 द्वीप है बहुत इंपॉर्टेंट। एक द्वीप है गंगा सागर द्वीप और एक है न्यू मूर द्वीप। तो अक्सर एग्जाम में पूछता, दोनों बंगाल की खाड़ी में है और ये हुगली नदी के मुहाने के पास। गंगा सागर द्वीप पर मकर संक्रांति के समय बहुत बड़ा मेला लगता है और इसलिए चर्चा में रहता है। इसी का एक इंपॉर्टेंट जानवर जो बंगाल टाइगर है, जिसके बारे में अक्सर चर्चा होता है, वो इसी द्वीप पर ज्यादा मिलते हैं, जिसको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो पूछ देगा बंगाल टाइगर किस द्वीप पर, तो गंगा सागर। पूछ देगा किस द्वीप पर मकर संक्रांति के समय बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, तो गंगा सागर द्वीप पर। अब यहां ध्यान रखना है कि न्यू मूर द्वीप बहुत चर्चा में। क्यों? क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड द्वीप है।
मतलब विवादित है इसलिए कि इस न्यू मीर द्वीप पर बांग्लादेश भी अपना अधिकार जताता। ये कहता है कि ये मेरा है, जबकि इस द्वीप पर भारत का प्रशासनिक अधिकार है, भारत के कब्जे में। लेकिन बांग्लादेश अपना दावा करता रहता है कि ये जो द्वीप है वो हमारा है, भारत इसको अपने ताकत के बल पर जबरदस्ती रखे हुए। लेकिन ऐसा है नहीं, ये भारत का ही द्वीप है और इस द्वीप पर कीर्तन के बहुत बड़े समर्थक अनुयायी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो याद रखना है, कभी कभी पूछता है जीएस में कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस द्वीप पर हुआ था, तो यही द्वीप है जिसका नाम न्यूमूर द्वीप है। तो गंगा सागर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, ये ध्यान रखना। और ये दोनों हुगली नदी के मुहाने के पास है। अब आगे चले, पश्चिम बंगाल से थोड़ा नीचे आते हैं तो ये उड़ीसा, उड़ीसा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, ये बिहार है। और इधर अगर ले लें तो ये वाला पार्ट जो है ये झारखंड है, ये झारखंड का राज्य है। तो झारखंड, ये उड़ीसा। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। और उड़ीसा में एक नदी बहती है, मदरा जलाशय से निकलती है, नाम है ब्राह्मणी नदी। बहुत सारी नदियां हैं, पढ़ना नदी चैप्टर में, लेकिन यहां चूंकि द्वीप पढ़ना है तो द्वीप के बारे में फोकस कर रहे हैं और द्वीप पर ही आपको केंद्र बिंदु रहना चाहिए। तो नदी कौन है? ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जिस जगह पर गिरती है उस मुहाने के पास एक द्वीप है, नाम है व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप को याद रखना है, इसलिए कि अक्सर चर्चा में रहेगा। चर्चा में कब रहेगा? जब भारत कोई मिसाइल का परीक्षण करेगा, अग्नि का, पृथ्वी का, आकाश का, ब्रह्मोस का, तो बहुत सारा परीक्षण होता रहता है मिसाइल टेक्नोलॉजी का। और उस टेक्नोलॉजी के परीक्षण का ये एक हॉट स्पॉट है, सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि मिसाइल का परीक्षण करने के लिए एक उचित स्थान चाहिए। और इसलिए भारत जितना भी मिसाइल का नॉर्मल परीक्षण करता है सामान्यतः, वो इसी द्वीप से करता है। और इसलिए व्हीलर द्वीप को याद रखना, जब परीक्षण होगा तो न्यूज में आ जाएगा कि भारत ने अग्नि 5 का व्हीलर द्वीप से आज सुबह 7 बजे लॉन्चिंग किया, परीक्षण किया, जो परीक्षण सफल रहा। तो व्हीलर द्वीप कहां है? तो उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने के पास एक द्वीप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप। तो ये ध्यान रखना, कहीं पूछ देगा व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर? ब्राह्मणी नदी के मुहाने। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। और यही वो द्वीप है जहां पर अक्सर मिसाइल का परीक्षण भारत करता रहता। अब इस उड़ीसा से नीचे चले तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश का तट हमने पढ़ा है कि सबसे लंबा तट है भारत का, सपाट तटों। ऐसे सबसे लंबा गुजरात का तट है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे घुसा हुआ। लेकिन ये सबसे सपाट तटों में सबसे लंबा तट है आंध्रा का। अब आंध्रा को ध्यान रखना है कि आंध्रा और ये तमिलनाडु, इस जगह पर एक झील है, हमने पढ़ा है या आगे पढ़े हैं, नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील, झील चैप्टर जब पढ़ेंगे तो चर्चा होगी उसकी। और पुलिकट झील के किनारे एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा, अक्सर चर्चा में रहेगा, खासकर वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में श्रीहरिकोटा का बहुत बड़ा लोकेशन है। और लोकेशन किसके लिए? तो इसरो के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? तो अंतरिक्ष संबंधित कार्य करता है, सैटेलाइट की लॉन्चिंग करता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट व्हीकल, जियो सैटेलाइट व्हीकल, बहुत सारे भू स्थिर उपग्रह, बहुत सारे उपग्रहों का यहां से परीक्षण होता। और ये जो है श्रीहरिकोटा द्वीप, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट के जहां से मिलता है, तट मिलता है, उसी जगह पर श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप को आजकल एक नया नाम दे दिया गया, जो पहले भी हम चर्चा किए हैं, और नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये याद रखना, क्योंकि ये अंतरिक्ष के बड़े बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो इन्हीं के सम्मान के रूप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम रख दिया श्रीहरिकोटा द्वीप का नाम बदल करके। तो ये ध्यान रखना। और ये है किस झील के किनारे? तो पुलिकट झील के किनारे। और ये जो है आंध्रा और तमिलनाडु का तट जहां मिलता है वहां पर। अब आगे चलें तो ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु के पूर्व भाग एक जो लैंड है, ये लैंड थोड़ा सा आगे है द्वीप के रूप में, और इस द्वीप का नाम है
पंबन द्वीप, ये ध्यान रखना। तो पंबन द्वीप तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में पंबन द्वीप यहां से यहां तक। और ये पंबन द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है, इसलिए इसको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता। और रामेश्वरम याद होगा कि रामेश्वरम में शंकर भगवान का मंदिर, और ये मंदिर या इस शंकर भगवान के स्थापित करने का श्रेय श्री राम जी को दिया जाता। कि श्री राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने का बात कर रहे थे, चढ़ाई करने की योजना बना रहे थे, तो चढ़ाई से पहले शंकर भगवान पर पूजा करके वो चढ़ाई करना चाहते थे, और इसलिए इन्होंने एक स्थापना किया शिवलिंग का, और यहीं से पूजा करके इस सेतु के माध्यम से वो श्रीलंका पर चढ़ाई की। और तब से राम के ईश्वर के रूप में रामेश्वरम को याद किया जाता कि राम के भगवान शिव थे और शिव की पूजा किया यहाँ पर, इसलिए रामेश्वरम द्वीप के रूप में इसको जाना जाता। तो ध्यान रखना है, पंबन द्वीप भी कहते हैं और रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया कि रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम है किस द्वीप पर, तो पंबन द्वीप पर। तो रामेश्वरम या पंबन द्वीप किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य। अब ये रामेश्वरम इस पंबन द्वीप के पीछे वाले हिस्से में, और जहां तक ये है इसके आगे वाले हिस्से में एक जगह है धनुषकोडी। तो धनुषकोडी को ध्यान रखना, जो पंबन द्वीप का आगे वाला हिस्सा, और धनुषकोडी के बाद समुद्र शुरू हो जाता, और समुद्र में बीच बीच में टूटा टूटा भूखंड है, और भूखंड ही क्या है, राम सेतु है। राम सेतु का नाम सुने होंगे, अक्सर चर्चा में रहता है कि राम जी ने समुद्र पर सेतु बनाया और बांदरों की सेना लेकर के श्रीलंका पर हमला किया, चढ़ाई किया सीता को छुड़ाने के लिए। तो ये वही राम सेतु। तो राम सेतु धनुषकोडी से ही शुरू होता है, मतलब धनुषकोडी के बाद राम सेतु का शुरुआत हो जाता है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि राम सेतु की शुरुआत होती है कहां से, तो धनुषकोडी से, और ये श्रीलंका यहीं पर उनको जाना था, इसलिए इस समुद्री मार्ग में बांदरों की मदद से सेतु का निर्माण कराया। इसको लोग मानते हैं कि ये एक पौराणिक कथा, एक स्टोरी है, लेकिन आज नासा जैसा अंतरिक्ष जो स्टेशन है, बहुत बड़ा काम करता है अमेरिका का, और भारत ही नहीं विश्व के संदर्भ में बहुत बड़ा कार्य होता है नासा का। और नासा ने जो सैटेलाइट का पिक्चर लिया, तो ये धनुषकोडी से ये सेतु श्रीलंका के मन्नार तक जुड़ा हुआ, और इसलिए कहा जाता है कि निश्चित तौर पर कभी न कभी किसी न काल में मानवों ने यह सेतु बनाया होगा, और धीरे धीरे यह सेतु जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट फूट गया। इसलिए राम सेतु कोई कहानी नहीं, हकीकत है, ये विज्ञान भी प्रमाणित करता है। इसलिए ध्यान रखना है कि धनुषकोडी से राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु का दूसरा नाम आदम का पुल भी है, ये ध्यान रखना। कभी कभी राम सेतु नहीं लिखेगा, आदम का पुल लिख देगा। इसको नॉर्मली अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एडम्स ब्रिज दे, आदम का पुल दे, या राम सेतु दे, बात एक ही। अब यहां ध्यान रखना है कि इसी राम सेतु पर शिव समुद्रम सेतु समुद्रम योजना का निर्माण कराने की बात भारत सरकार ने किया था, और सेतु समुद्रम योजना इसी राम सेतु को काट करके एक चैनल बनाने का, कि भारत जो चलता है तो मुंबई से अगर उसको कोलकाता आना है समुद्री मार्ग से, तो ऐसे आकर के उसको इधर से श्रीलंका घूम करके ऐसे जाना पड़ता है। इसलिए समुद्री दूरी बढ़ जाती है, जो व्यापार का काम है उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है, और इसके कारण व्यापार महंगा होता। तो सरकार ने बीच में कहा कि हम सेतु समुद्रम योजना ला करके इसको अगर काट करके एक नहर बना दे बीच से, तो मुंबई से जो जहाज चलेगा ऐसे आएगा और ऐसे हो करके ऐसे चला आएगा कलकत्ता, लेकिन उसको श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि राम के द्वारा बनाया गया ब्रिज है, काटना इतना आसान है नहीं, चूंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय वस्तु, तो व्यापारिक मार्ग या बाजार के विकास के लिए धार्मिक धरोहर को क्षति करने के लिए भारतीय जनमानस ने काफी विरोध किया, और परिणाम स्वरूप सरकार को इस सेतु समुद्रम योजना को बंद करना पड़ा, और सरकार ने इस परियोजना को बंद कर दिया। और ये सेतु आज एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना।
और ये इधर क्या है, मन्नार, इसलिए इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। इसी को पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है, पाक जल संधि भी कहते हैं। बहुत सारा नाम है, बहुत सारा एग्जाम में पॉइंट पूछता। तो ध्यान रखना है कि मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम, पंबन द्वीप, ये जोड़ने का काम राम सेतु का, राम सेतु की शुरुआत धनुषकोडी से, ये सब एग्जाम में पूछता। अब चलें इधर, तो इधर तो हमने ये लक्षद्वीप को चर्चा कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं, तो यहां मुंबई, ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का मुंबई भी एक द्वीप पर बसा हुआ, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहां देख रहे हैं कटिंग है, समुद्र का पानी ऐसे अंदर घुसा हुआ, तो इधर भी पानी ऐसे, तो लगभग ये द्वीप पर ही। और मुंबई एक द्वीपीय शहर है, मतलब एक द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे विकसित शहर, भारत की आर्थिक राजधानी, मेट्रो सिटी के रूप में मुंबई को देखा जाता। और इस रूप में ध्यान रखना है कि मुंबई भी एक द्वीप पर है, और इस द्वीप का नाम सालसी द्वीप है। तो सालसी द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, जो अरब सागर के नजदीक है और भारत के पश्चिमी हिस्से में। अब यहां मुंबई के बाद बात करें, तो मुंबई के बगल में एक द्वीप है समुद्र के बीचों बीच, और इस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा लोग घूमने जाते हैं। अक्सर जब मुंबई जाएंगे घूमने कभी, तो लोग जाते हैं समुद्र से जहाज के माध्यम से एलिफेंटा घूमने के लिए। और ध्यान रखना है ये एलिफेंटा द्वीप इसी मुंबई से थोड़ी सी दूर सागर में स्थित एक द्वीप है। अब यहां से आगे चलें, तो एक द्वीप है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां नाम है अलिया बेट। ये है क्या, ये गुजरात है। और गुजरात का 3 लोकेशन, ये वाला जो पार्ट है ये, इसको कच्छ का रण कहा जाता है। और कच्छ का रण बहुत फेमस है, किसके लिए, तो जंगली गधा अभयारण्य के लिए। पूछता एग्जाम में कि भारत में जंगली गधा अभयारण्य कहां है, कच्छ की रण में, यही वो लोकेशन जहां पर जंगली गधा का अभयारण्य बनाया है भारत सरकार। और ये कच्छ का रण पाकिस्तान के लिए एक विवादित विषय है। पाकिस्तान और भारत के बीच इस लैंड के लिए अक्सर डिस्प्यूट होता रहता है, विवाद होता रहता। तो ये कच्छ का रण, और यहां जो है ये गुजरात है, और गुजरात का ये जो है खाड़ी है, और खाड़ी में इस खाड़ी का नाम कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, और यहां भी एक खाड़ी है, और इस खाड़ी को खंभात की खाड़ी कहते हैं। खंभात की खाड़ी, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया कच्छ की खाड़ी, और ये हो गया खंभात की खाड़ी। तो अक्सर पूछेगा, खाड़ी अक्सर चर्चा में रहेगा नाम में। कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य के लिए फेमस है, ये ध्यान रखना। भारत में एकमात्र जंगली गधा अभयारण्य यही है जिसको कच्छ का रण कहा जाता। अब यहां ध्यान रखना है कि खंभात की खाड़ी में ये नदी है, नदी का नाम है नर्मदा नदी। हम लोग नदी चैप्टर में नदी में इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि दक्षिण भारत में ये नर्मदा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है, गुजरात का लाइफ लाइन कहा जाता है इसको। और ये नर्मदा नदी इधर से चलते मध्य प्रदेश से निकल करके गुजरात होते हुए अरब सागर में इसी खंभात की खाड़ी में गिरती है। और जहां गिरती है इसके मुहाने के पास एक द्वीप है जिसका नाम है अलिया बेट। और अलिया बेट काफी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर एक मिनरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। चूंकि यहां मुंबई है, और मुंबई से यहां नाम सुने होंगे, नाम है इसका मुंबई हाई। मुंबई हाई ये कहां है, समुद्र के बीच में है, ये अरब सागर का जोन है, अरब सागर है। और अरब सागर में ही मुंबई हाई। और मुंबई हाई आज भारत के लिए सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र है। मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां उत्पादन होता है, तो इस मुंबई हाई में होता है। मुंबई से 175 किलोमीटर अंदर ये अरब सागर है, जहां पर ओएनजीसी का प्लेटफॉर्म, यहीं से लोग क्रूड ऑयल निकाल करके पाइपलाइन से भेजते हैं, जिससे पेट्रोलियम उत्पादन होता है। तो ध्यान रखना है
मुंबई हाई पर जो हम लोग खनिज तेल पढ़ेंगे, मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, तो ये सब की चर्चा होगी, कौन कौन केंद्र है कहां कहां पर। लेकिन जब यहां आया तो हम यहां बता दे रहे हैं थोड़ा सा लोकेशन के तौर पर। अभी मुंबई हाई अरब सागर में स्थित पेट्रोलियम का उत्पादन केंद्र और भारत का सबसे बड़ा केंद्र। पहले आसाम में होता था सबसे ज्यादा, अब आसाम से ज्यादा उत्पादन मुंबई हाई में हो रहा। और गुजरात के क्षेत्र में कई इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अंकलेश्वर में, कलोल में। अब यहां एक नया मिला है अलिया बेट, और अलिया बेट भी ये ध्यान रखना है कि क्यों है चर्चा में, क्योंकि यहां पर पेट्रोलियम का बहुत बड़ा सेंटर मिला है, भंडार, ये ध्यान रखना। और अभी यहां पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ, उत्पादन कार्य सरकार करने वाली है। मुंबई हाई में उत्पादन हो रहा है 1975 से, लेकिन यहां पर अभी खोज हुआ है सेंटर का, उत्पादन कार्य सरकार ने नहीं किया। तो ये ध्यान रखना है। आलिया बेट कहां है, तो खंबात की खाड़ी में। तो यही भारत के लिए महत्वपूर्ण द्वीपों का एक महत्वपूर्ण आपके लिए संग्रह है, कलेक्शन है, जिससे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी चीजें इसमें दी गई है वो परीक्षा उपयोगी है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने कहा ना कि दही से मक्खन निकाल कर रख दिया, अब आपका काम है कम से कम उस मक्खन को खाएं अच्छे से, इस तरह से वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। और वीडियो बनाने में बहुत सारा वक्त लगता है, तो जो देख रहे हैं चैनल को वो जरूर पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ कमी हो तो उस कमेंट को भी दें, ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छे से वीडियो ला सकें। तो ध्यान रखना है, हम यहां पर हट रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, निश्चित तौर पर इसका आप एक नोट्स भी बनाएं इसी तरह से मैप के रूप में, ताकि चीजें याद करने में आपको आसानी हो। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो हमने यहां पढ़ा, यहां पर आकर के आपका भारत का प्राकृतिक विभाग जो पढ़ना था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया में पीटी सिलेबस में कुछ नहीं बचा है, जो हमने कहा था सब कुछ बता दिया। अब ज्योग्राफी का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम ये भारत के प्राकृतिक विभाग से कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और वो 10, 15, 20 सवाल जो होगा उसके द्वारा हम इस पूरे प्राकृतिक विभाग का एक बार रिवीजन कर लेंगे, और आपके लिए एग्जाम को देखने का नजरिया एक डेवलप होगा, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए। तो फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ अगले ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के तैयारी पर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जो लोग कभी बीपीएससी सोचे नहीं होंगे वो क्रैक कर सकते हैं बीपीएससी को। कैसे करेंगे, क्या उसका रोड मैप होता है, कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी का क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, कितना वो सिलेबस है, कैसे पढ़ें, कितना टफ है, दिमाग में बहुत सारी बातें होती है विद्यार्थियों के। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, नहीं करें, किस तरह से करें। तो एक बहुत ही सरल आसान रोड मैप बताऊंगा, जिसके द्वारा आप आसानी से बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, और वो भी पहला चांस में कर सकते हैं, और बहुत आसानी से, जो अन्य एग्जाम की तुलना में काफी आसान। तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे कल के वीडियो। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।